हाय हेलो नमस्कार। क्या हाल चाल है बच्चा लोग। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की जो डेट शीट है वो आ चुकी है और आपके एग्जाम फेब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों को अपनी तैयारी को भी बूस्ट अप कर देना है और इसीलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है आप लोगों के लिए, जिसका नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज जो चल रही है आपके अपने प्यारे से चैनल पीडब्ल्यू या मैं कहूं फिजिक्स वाला फाउंडेशन पर। तो उसी सीरीज में हम एक अपना अगला चैप्टर लेके आ रहे हैं फिजिक्स का, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अब बच्चों बोर्ड के लिए ये बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी जो भी पेपर मेकर होता है ना वो इस चैप्टर से क्वेश्चंस जरूर देता है, जरूर देता है। और अभी हम आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन कब पूछे गए थे, किन सालों में पूछे गए थे। तो आपको पता चल जाएगा कि उन क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंस है और आपसे भी वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आपको भी अपने आप को प्रिपेयर रखना है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को तैयार रखना है कि अगर उनसे रिलेटेड कोई सा भी सवाल आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका आंसर दे पाएं और फुल मार्क्स आप ले पाएं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का चैप्टर। मैं हूं आलोक चौबे, आपका दोस्त, आपका होस्ट और फिजिक्स मेंटर। वेलकम करता हूं एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे से चैनल फिजिक्स वाला फाउंडेशन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, मतलब एक सजेशन देना चाहूंगा। अब आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि उस सजेशन से आपका कुछ फायदा होगा तो जरूर उस सजेशन को इंप्लीमेंट कीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे ही जिनको समझ में आ जाएगी मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो बस मैं ये कह रहा हूं कि आप हर एक सवाल को फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनिए और पहले खुद से उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्या आप उस सवाल को अपनी अभी तक की पढ़ाई के हिसाब से सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे आपको पता चलेगा आपका जो प्रिपरेशन है वो कैसा है, तैयारी कैसी चल रही है। और फिर बाद में मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक राइट अप्रोच बताऊंगा कि कैसे सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है, स्टेट वन फंक्शन ऑफ आइरिस इन ह्यूमन आई। 2012 में ये सवाल पूछा गया था, इसके बाद ये कंटिन्यूअसली पूछा जा रहा है, अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं ह्यूमन आई के एक बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट की। अब देखिए ये जो सवाल है, मैं आपको इन सवालों के आंसर कैसे दूंगा, तो मैं आपको इन सारे सवालों के आंसर दूंगा डायग्राम के साथ। डायग्राम के साथ आंसर क्यों दूंगा बच्चों, क्योंकि आपको पता है ये जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है, ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, यानी यहां पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने को नहीं मिलेंगे। सारे ही क्वेश्चन आपके कैसे होने वाले हैं, थ्योरेटिकल होने वाले हैं। और इतने सारे क्वेश्चंस को अगर आपको दिमाग में रखना है तो हम अगर उन आंसर्स को, उन क्वेश्चन से रिलेटेड इमेजेस को देख लें तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम उसे अपने दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी विजुअलाइजेशन पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हियरिंग पावर। तो डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, ये हमारी आंख है, ये हमारी आई है, ह्यूमन आई है। अब बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी आंखों में जो कलर होता है, आप कहते हैं ना कि यार उसकी आंखें तो भूरी हैं, पप्पू की आंखें नीली हैं, चिंटू की आंखें कैसी हैं, काली हैं। तो आप जो आई का कलर बता रहे हैं वो जिस पार्ट का कलर होता है उसे कहा जाता है आइरिस, यानी एक्चुअल में आप आइरिस का कलर बता रहे हैं, आइरिस का कलर बता रहे हैं, जो कि एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है। यहां पर आप देख सकते हैं इस व्यक्ति की जो आंखें हैं वो नीली है, नीला कलर दिख रहा है, तो वो जो नीला वाला पार्ट है आंखों के अंदर उसे ही आइरिस कहा जाता है। आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। और अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे तो इस ब्लू वाले पार्ट के अंदर एक ब्लैक कलर का छोटा सा पार्ट है, होल है, छोटा सा पार्ट है, जिसे हम कहते हैं प्यूपिल। तो ये रहा बच्चों आइरिस, डार्क मस्कुलर डायफ्राम, जिसकी वजह से लोगों की आंखों का कलर अलग अलग होता है, किसी का ब्लू, किसी का ब्लैक एंड किसी का ब्राउन होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब ये क्या करता है आइरिस की इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है।
यहां पर ये छोटा वाला जो ब्लैक पार्ट है ये है प्यूपिल, एंड आइरिस का काम होता है इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। और प्यूपिल क्या करता है बच्चों? तो प्यूपिल हमारी आंखों में कितनी लाइट एंटर करेगी, इसका जो काम है वो प्यूपिल करता है। यानी प्यूपिल कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है कि हमारी आंखों में कितनी लाइट एंटर करनी चाहिए, और उस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है ये आइरिस, जो कि एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है। समझ में आ गया? आपको इस छोटे से सवाल का आंसर ये आप लोगों से 2 नंबर में आसानी से पूछा जा सकता है, जिसका आप आंसर बना देंगे। अगर आप ऐसा डायग्राम बना पाए तो बहुत बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि देखिए, एक छोटा सा सजेशन, अगर कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी सवाल में आपको लगता है कि अगर आपको डायग्राम बनाने की गुंजाइश लग रही है तो पक्का वहां पर डायग्राम बनाइए, और वो डायग्राम आपको नंबर लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वन फंक्शन ऑफ द क्रिस्टलीन लेंस इन द ह्यूमन आई। ये 2012 में पूछा गया सवाल है। क्रिस्टलीन लेंस की बात कर रहे हैं बच्चों। अब लेंस क्या होता है? आप लोगों ने लाइट चैप्टर में पढ़ा है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। इन लेंसेस का काम होता है कि जितनी भी लाइट आकर उन लेंसेस पर एंटर कर रही है, उन लेंसेस को किसी एक पर्टिकुलर जगह पर फोकस करना। तो सेम हमारी आंखों में भी एक लेंस होता है, जो कि हमारे कॉर्निया के बाद आता है आइरिस, और आइरिस के जस्ट पीछे होता है क्रिस्टलीन लेंस, जो कि एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। और उसका काम होता है कि हमारी आंखों पर जितनी भी लाइट आकर इंसिडेंट हो रही है, उस सारी लाइट को फोकस कर कर हमारी आंखों के रेटिना यानी पिछले हिस्से तक पहुंचाना, जहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है और हमें चीजें दिखाई देती हैं। तो ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हैं ये हमारी आंख है, आई है, जहां पर एक बल्ज है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ एक पार्ट है, जो कि क्या है? सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है हमारी आंखों का, और वो हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है। और ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। इसके जस्ट बाद आप देखेंगे तो ये है क्या बच्चों? ये है हमारा आइरिस, और आइरिस के सेंटर में ये एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम कह रहे हैं प्यूपिल, जहां पर कितनी लाइट एंटर करेगी ये डिसाइड होता है। तो कॉर्निया ये है सबसे बाहर, कॉर्निया, कॉर्निया के जस्ट अंडर आपको मिलेगा आइरिस, और आइरिस में छोटा सा पार्ट प्यूपिल है। अब इस प्यूपिल से जब लाइट एंटर करती है हमारी आंखों में, तो वो लाइट सबसे पहले जाती है हमारे इस क्रिस्टलीन लेंस पर, जो कि आपको यहां पर ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? चलिए आपको दिखाता हूं। यहां पर आपको एक ट्रांसपेरेंट लेंस दिख रहा है बच्चों। इस पर जब लाइट एंटर करती है तो क्या करता है ये लेंस? उस लाइट को फोकस करता है और उसकी इमेज का फॉर्मेशन करता है हमारी आंख के बैक वाले हिस्से पर, यानी बैक पार्ट पर, जिसे हम कहते हैं रेटिना। ये क्या है? हमारी आई का बैक साइड है, जिसे हम रेटिना कहते हैं। और इसी रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। फिर यहां से जो नर्व्स होती हैं वो इमेज को भेजती हैं कहां? ब्रेन तक, और ब्रेन उस इमेज को पहचान कर हमें बताता है कि कौन सी चीज यहां पर बनी है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? चलिए, तो द क्रिस्टलीन लेंस ऑफ ह्यूमन आई फोकसेस द लाइट दैट एंटर्स द आई एंड फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना। हमारी आंखों पर इमेज को फॉर्म करता है। यहां पर देख सकते हैं ये क्या है? तो ये एक ऑब्जेक्ट है। ये रहा दोस्तों ये ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से लाइट एंटर की, इस लेंस से पास होते हुए लाइट यहां पर गई, और इस ऑब्जेक्ट की यहां पर इमेज बन गई हमारे रेटिना पर। तो कुछ इस प्रकार से हमारी आंख जो होती है वो काम करती है। समझ में आ गया आपको ये छोटा सा सवाल? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जिसमें पूछा जा रहा है स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। 2013 में पूछा गया सवाल। तो आइरिस का आपको फंक्शन समझ में आ गया है, जो कि एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है। इसका काम प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना होता है। प्यूपिल का काम होता है हमारी आंखों में कितनी लाइट एंटर करेगी उसे रेगुलेट करना। और कॉर्निया हमारी आंखों का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जो कि हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है, और हमारी आंखों में एंटर होने वाली मैक्सिमम लाइट का रिफ्रैक्शन यहीं पर हो जाता है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? आप लोग फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। और हां, साथ ही साथ रिफ्लेक्शन भी बता दो। तो लो, आप लोगों से पहले मैं 2 सवाल पूछ लेता हूं। मुझे बताओ रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? नाउ सेकंड, व्हाट इज रिफ्रैक्शन?
पहले रिफ्लेक्शन बताओ, फिर रिफ्रैक्शन बताओ, और अगर समय हो आप लोगों के पास तो मुझे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी बता दो। अगर समय है आपके पास तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी बता दो, और आप मुझे एक स्नेल्स लॉ बता दो, बस सिंपल सा। आप मुझे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता दीजिए एंड स्नेल्स लॉ बता दीजिए। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा जो आप लोगों ने पढ़ा है। कहां पर, कहीं पर तो पढ़ा होगा, याद करो कहां पर पढ़ा है और ये फटाफट बताओ। तो चलिए इस सवाल की बात करते हैं। दो पार्ट्स के हमें फंक्शन पता है, तीसरे का भी फंक्शन हमको पता है। अब यहां पर देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जरा ध्यान से देखना, ये क्या है, हमारी आंखों का आउटर मोस्ट पार्ट है, ये जो बल्ज निकला हुआ है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। और इस कॉर्निया का काम क्या होता है, तो देखो, it is a transparent bulge on the front surface of eyeball which refract most of the light ray entering the eye and also protect the outer layer of our eye। ये हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है। ये एक ट्रांसपेरेंट बल्ज होता है, आप देख सकते हैं ये उभरा हुआ है, और ये मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। जब लाइट रे एंटर करती है तो रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्ट का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट रे, रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे। रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रे को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन। तो यहां पर लाइट रे बेंड हो जाती है। अब आइरिस क्या है, तो इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। और आपको आइरिस कहां दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो देखिए जरा, ये रहा आपका आइरिस, और आइरिस की वजह से हमारी आंखों का कलर अलग अलग होता है, आइरिस की वजह से। अब आइरिस के बीच में आप सेंटर में अगर जरा ध्यान से देखो तो यहां पर आपको एक ब्लैक कलर का क्या दिखाई दे रहा है, डॉट दिखाई दे रहा है, जिसे हम कहते हैं प्यूपिल, जिसे हम कहते हैं प्यूपिल। एंड इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। ये आपके प्यूपिल का काम होता है। ये कंट्रोल करता है कि हमारी आंखों में कितनी लाइट एंटर करनी चाहिए और कितनी नहीं। उसके बाद ये आपका लेंस है जो कि लाइट को फोकस करता है और उसका इमेज फॉर्मेशन होता है यहां आपकी आंखों के बैक साइड पर, जिसे हम रेटिना कहते हैं। तो लेंस ने फोकस किया, इमेज बना रेटिना पर, और यहां पर ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो कि इस इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक सेंड करती हैं, और वहां पर आपको सारी चीजें क्या होती हैं, समझ आ जाती हैं। ब्रेन क्या करता है, डिकोडिंग कर देता है। तो ये रहा आपके इस सवाल का एक छोटा सा प्यारा सा आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जिसमें पूछा जा रहा है राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। यानी आपको ह्यूमन आई के हर एक पार्ट का फंक्शन लिखना है। ये सवाल मैं आपको फिर से क्यों ले रहा हूं, क्योंकि अलग अलग सालों में आपसे सेम सवाल पूछा गया है। यानी हमारी आंखों के डिफरेंट पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको हर एक पार्ट का फंक्शन पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ गए। देखो, ईच ऑफ द फॉलोइंग, ह्यूमन आई के इन सबका पार्ट बताना है। कॉर्निया आपको पता चल गया, एक ट्रांसपेरेंट बल्ज होता है जहां पर मोस्ट ऑफ द लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। फिर भैया आइरिस क्या होता है, अरे यार आइरिस, अरे वही आइरिस, डार्क मस्कुलर डायफ्राम। भैया क्रिस्टलीन लेंस का काम क्या होता है, अरे पता है, अभी बताए थे बबुआ, अभी बताए थे। क्या होता है, अरे इसका काम होता है लाइट को फोकस करना। ठीक है, चलिए समझ गए हैं, तो अच्छा ये बताइए, ये जो सिलेरी मसल्स है इसका काम क्या होता है। अब देखो सिलेरी मसल्स का काम, अरे भाई थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो हम समझ सकते हैं ये क्या है, ये हमारा आई लेंस है, मतलब आपका भी हो सकता है ये हमारा आई लेंस है। अब बच्चा पार्टी समझिए, अब ये आई लेंस है, ये ऐसे हवा में रहेगा तो गिर जाएगा, तो इसको कोई ऐसा चाहिए जो होल्ड करके रखे। इस आई लेंस को कोई होल्ड करके रखने वाला चाहिए जो कि इसे प्रॉपर एडजस्ट करके रखे, उस जगह पर होल्ड करके रख सके, और जब जरूरत पड़े तो इस लेंस को एडजस्ट कर ले, यानी इसे कभी एक्सपैंड कर दे, कभी इसे कॉन्ट्रास्ट कर दे, जिसकी वजह से आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो, और फोकल लेंथ को एडजस्ट करके जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज प्रॉपर रेटिना पर बना दे। तो ये हमारा रेटिना है। अब यहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, पर क्या है सवाल यह है दोस्तों कि जब कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस पर नहीं होता है। कभी पास में रख दिए, कभी दूर रख दिए, कभी बहुत दूर रख दिए, कभी बहुत दूर रख दिए।
अब जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अलग अलग है तो इस लेंस को अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है ताकि इमेज प्रॉपर रेटिना पर ही बने। अब इसे होल्ड करना, साथ ही साथ इसकी फोकल लेंथ को चेंज करना, इसके साइज को कभी कॉन्ट्रेस्ट करके तो कभी एक्सपैंड करके, वो कौन करेगा? कौन करेगा? उसके लिए कोई तो चाहिए, और जो करता है, ये जो साइड में लगे हैं, इन्हें ही कहा जाता है सिलियरी मसल्स। तो ये हो जाएगा सिलियरी मसल्स का काम। ये आपका आई लेंस हो गया। समझ में आ गया बबुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, बताते हैं आपको क्या कहना चाह रहे थे। कॉर्निया वही transparent bulge on the front surface of eyeball which refract most of the light ray entering the eye। ये अभी बताए थे। iris a dark muscular diaphragm that control the size of, अरे क्या, अब प्यूपिल। चलिए जल्दी से बताइए फटाफट, प्यूपिल का फंक्शन बताइए, प्यूपिल का काम बताइए। बहुत हो गया, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, प्यूपिल का काम क्या होता है भाई? अरे बताओ, ए छोटू बताइए क्या होता है पीपल का? बहुत सही। अरे क्रिस्टलीन लेंस, द क्रिस्टलीन लेंस ऑफ ह्यूमन आई फोकसेस द लाइट दैट एंटर्स द आई एंड फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना। और जो इमेज बन रही है रेटिना पर, वही हम देख पाते हैं, वही हम समझ पाते हैं, वही हम सीख पाते हैं। समझ गए? चलो, सिलियरी मसल्स holds the eye lens and help in the adjustment of its focal length। आई लेंस को होल्ड करता है और इसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये होता है सिलियरी मसल्स। समझ में गए? समझ गए? अब भाई इतनी छोटी सी बात है, इतनी सरल सी बात है, अब ये बात अगर नहीं समझ पा रहे हो तो फिर क्या ही समझोगे? और हमको नहीं लगता है कि आप लोग नहीं समझोगे, आप सब लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोग चालाक बालक हैं, आप लोगों को सब कुछ आता है। चलिए, ज्ञान आपके पास बहुत है। सवाल, डिफाइन द टर्म पावर ऑफ एकोमोडेशन एंड राइट द मॉडिफिकेशन इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस व्हिच एनेबल अस टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन? तो भैया देखिए, ये आपकी आंखों का रहा लेंस, हमारी आंखों का भी है, ये हमारी आंखों का भी लेंस है, ये हमारी आंखों का आई लेंस है। चलिए हम अपनी आंखों की बात करते हैं, आप अपनी आंखों की बात कीजिएगा। आई लेंस है और इस आई लेंस को सपोर्ट करने के लिए यहां पर कुछ होता है, और क्या होता है ये? तो इसे हम कहते हैं सिलियरी मसल्स, इसे हम कहते हैं सिलियरी मसल्स। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये क्या है? ये है सीएम, सिलियरी मसल्स। ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये सिलियरी मसल्स है। ठीक है, समझ गए? अब क्या है कि सिलियरी मसल्स का काम होता है इस लेंस को क्या करना? इस लेंस को कभी कॉन्ट्रास्ट करना, कभी एलोंगेट करना, जिससे कि जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो जाए। तो देखिए, दो केसेस हो सकते हैं। एक केस में क्या होगा? इस लेंस को छोटा कर दिया गया, इस लेंस को मोटा और छोटा कर दिया गया, ये लेंस मोटा एंड छोटा हो गया। दूसरा केस क्या होगा कि इस लेंस को एक्सपैंड करके पतला कर दिया गया। तो दो केसेस हो सकते हैं, और ये किसने किया? तो ये किया आपके वही सिलियरी मसल्स ने, जिनका पूरा कंट्रोल है आपके लेंस के ऊपर। तो देखिए, दो केस है। आपके लेंस को या तो वो छोटा कर सकते हैं, छोटा करेंगे तो जो फोकल लेंथ है वो घट जाएगा, जो फोकल लेंथ है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब ऐसे एलोंगेट करके बड़ा करेंगे तो जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। अब फोकल लेंथ को घटाना, फोकल लेंथ को बढ़ाना, यानी एडजस्ट करना ऑब्जेक्ट के इमेज को रेटिना पर, यही तो कहलाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब है आंख जो है हमारी, जो आई है, वो अपने आप स्वयं से अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेती है, कभी बड़ा कभी छोटा कर लेती है। तो ये जिस कारण, जिस प्रॉपर्टी के कारण, जिन शक्तियों के कारण करती है, उन शक्तियों को कहा जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। समझ गए? अब मॉडिफिकेशन इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस व्हिच एनेबल अस टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है? तो भैया जो सिलियरी मसल से वो मॉडिफाई कर रहा है, कभी कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, कभी इलोंगेट कर रहा है, ये मॉडिफिकेशन हो रहा है। अब चलिए, अब आपको एक रेफरेंस आंसर देते हैं। क्या? रेफरेंस आंसर। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या वर्ड बोला है? ये एक रेफरेंस आंसर है, यानी आप बस इस आंसर को एज अ रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे। सेम डिट्टो का डिट्टो आंसर नहीं लिखेंगे, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने शब्दों में अपना उत्तर लिखेंगे, जो मास्टर साहब चेक करेंगे। ठीक है?
देखिएगा, सुनिएगा, रेफरेंस आंसर है द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। हमारी आंखों की वो क्षमता जिसकी वजह से वो अपनी लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकती है, उसे कहा जाता है एक पावर ऑफ एकोमोडेशन। The ciliary muscles modify the curvature to some extent. The change in the curvature of the eye lens can thus change its focal length. When the ciliary muscle contracts, the lens becomes thick and its focal length decreases. Thus enable us to see near objects clearly. और इसकी वजह से हमें पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देते हैं। यानी जब हमें कोई पास की चीज पढ़ना होती है तो क्या होता है, हम इसको पास लेके आ रहे हैं, फिर हमारी आंख क्या करती है, सिलियरी मसल लेंस को दबाती है, लेंस को दबा रही है, लेंस दब रहा है तो उसकी फोकल लेंथ छोटी हो रही है। अब हम चीजों को पढ़ पा रहे हैं। अब हमें दूर की चीज देखना है, हाँ, अब हमें यहां पे दूर की चीज देखना है तो क्या करना होता है, हमारी जो सिलियरी मसल्स है वो क्या कर रही है, लेंस को एक्सपैंड कर रही है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ बढ़ जाए और दूर की चीज दिखाई दे। हाँ दिखाई दे रहा, हाँ हाँ दिखाई दे रहा है भैया, दिखाई दे रहा है, समझ गए। ये देखिए, अगर फार पॉइंट को देखना है आपको तो आपका जो लेंस है वो कैसा है, वो थिन है, यानी पतला है। थिन है इसका मतलब फोकल लेंथ ज्यादा है। जब आपको किसी नियर पॉइंट को देखना है, पास वाले ऑब्जेक्ट को देखना है, तो जरा ध्यान से देखेंगे, आपका जो लेंस है वो कैसा है, थिक है, यानी मोटा है। और थिक है मतलब फोकल लेंथ कैसी है, फोकल लेंथ कम है। समझ गए। तो ये कहलाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है, सुनिएगा जरा ध्यान से, लिस्ट द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू एंड एक्सप्लेन हाउ दे परफॉर्म दिस फंक्शन। अरे भाई, इससे लड्डू सवाल अगर मिल जाए तो हमको बताइएगा, और इससे लड्डू सवाल, तब से आपको यही चीज बताते आ रहे हैं। और सुनिए, हम नहीं बता रहे हैं, ये सवाल आपसे हर साल यही पूछे जाते हैं, क्योंकि यही तो गिने चुने टॉपिक है। आपका ह्यूमन आई हो गया, जिसमें आपके ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स का आपसे फंक्शन ही पूछेंगे, जिसमें कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया, आपका क्रिस्टलिन लेंस हो गया, आपका रेटिना हो गया, इन सब के बारे में ही सवाल पूछेंगे। ठीक है। इसके अलावा जब हम आते हैं कलरफुल वर्ल्ड में, तो उस पे जो सवाल होंगे वो बेस्ड होंगे या तो प्रिज्म पे, या तो रेनबो पे, या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे, या डिलेज, या अर्ली सनराइज एंड सनसेट के। बस यही कुछ सवाल होते हैं, यही टॉपिक्स हैं इस पूरे चैप्टर में, और इसी पर घुमा फिरा से के आपसे सवाल पूछा जाता है। हम आपके सारे कॉन्सेप्ट करते हैं क्लियर। अभी जरा ध्यान से देखो, कौन सा पार्ट होता है, पहले आंसर करो, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। जल्दी, अरे भाई जल्दी करिए, इतना जल्दी करिए, जल्दी फटाफट। क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप आंसर एक वर्ड लिख दीजिए, वो वर्ड लिखेंगे तो ऊर्जा मिलेगी, और फिर हम आपके इस सवाल का प्रॉपर देंगे आपको एक्सप्लेनेशन। कौन सा पार्ट है हमारी आंखों का जो कि हमारी आंखों में कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा वो कंट्रोल रेगुलेट करता है। एक वर्ड का आंसर है, बताइए। बिल्कुल सही जवाब है, और आंसर आता है प्यूपिल। आप सभी को बहुत सारे, ढेर सारा क्या मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। ठीक है। हाउ दे परफॉर्म दिस फंक्शन। तो सबसे पहली बात कि उस पार्ट को क्या कहते हैं, तो उस पार्ट को कहते हैं हम प्यूपिल। अब देखो, हमारी आंखों में सबसे बाहर होता है कॉर्निया, होता है कि नहीं। आउटर मोस्ट बल्ज होता है, जहां पर मोस्ट ऑफ द लाइट रे का होता है रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले लाइट रे क्या होती है, एंटर करती है हमारे कॉर्निया से, और वो जाती है कहां पर, तो वो जाती है हमारे प्यूपिल पर। और प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है हमारा एक भाई आइरिस, कि भैया प्यूपिल तुम थोड़े से छोटे हो जाओ, प्यूपिल तुम थोड़े से बड़े हो जाओ, और उस हिसाब से अपने में से लाइट को एंटर करने दो। तो कॉर्निया से लाइट गई, जहां पर उसका हुआ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो एक बार हम आपको यहां पर समझाते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से, है ना। देखिएगा जरा ध्यान से, आपको हम समझाते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट रे यहां से एंटर की तो ये बेंड हो गई, थोड़ा सा लाइट का बेंडिंग हो गया, लाइट का बेंडिंग हो गया। अब आइरिस ने प्यूपिल के साइज को कंट्रोल किया, प्यूपिल छोटा हुआ, बड़ा हुआ, उसने अपने अंदर से लाइट को एंटर होने दिया, और वो लाइट हमारे इस दोस्त जिसे हम कहते हैं लेंस, इस लेंस में से पास होके लाइट आगे गई तो वो लाइट आगे जा रही है, लेंस ने उसको फोकस कर दिया है, और वो लाइट कहां पहुंच गई, फाइनली पहुंच गई अपने रेटिना पर। रेटिना पर पहुंची तो यहां पर रेटिना भैया बैठे थे, यहां पर क्या हो गया, इमेज का फॉर्मेशन हो गया रेटिना जी पर। रेटिना जी पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अब इमेज तो बन गई है, पर ये इमेज हमारे दिमाग तक कौन लेके जाएगा। अब कोई यहां पर डिलीवरी एजेंट तो है नहीं, तो यहां पर क्या है, इधर साइड में ये इन्हें कहते हैं हम ऑप्टिक नर्व।
इन्हें हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, इनका काम होता है सिग्नल को ट्रांसमिट करना। और यहां पर ये है हमारा छोटा सा ब्रेन, जहां पर ये ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू होते हुए आपका जो क्या है सिग्नल है वो पहुंच गया है। जरा दिमाग अच्छे से बना नहीं है तो इसको बनाते हैं। दिमाग में कुछ ऐसे दो पार्ट्स होते हैं। हमारे ब्रेन तक ऑप्टिक नर्व्स ने सिग्नल भेजा, ब्रेन को समझ में आया और पता चल गया कि आंखों के सामने क्या रखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। और वो पार्ट जो कि कितनी लाइट एंटर करेगी कंट्रोल करता है उसे कहते हैं प्यूपिल। यानी इस सवाल का आंसर ये रहा। अब आपको प्रॉपर एक रेफरेंस आंसर चाहिए लिखा हुआ, तो ये रहा आपका एक RA। सुनिएगा, द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई that controls the amount of light entering into our eye is pupil. Light enter the eye through a thin membrane called the cornea, and it forms the transparent bulge on the front surface of eye wall, and most of the refraction for the light ray entering the eye occur at the outer surface of the cornea। जैसा कि आपको यहां पर बताएं भैया, ये हो रहा है रिफ्रैक्शन। देखिए जरा ध्यान से, हो गया ना रिफ्रैक्शन, हो गया। The crystalline lens mergely provide the linear adjustment of focal length। क्रिस्टलीन लेंस क्या करती है, फोकल लेंथ को लीनियर एडजस्टमेंट प्रोवाइड करती है, विच इज रिक्वायर्ड टू फोकस द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना। जिसका काम होता है, इसका लेंस का काम है क्या करना, एडजस्ट करना, जिससे कि रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाए। आइरिस विच इज बिहाइंड द कॉर्निया कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। अब भैया हमारा ये जो आइरिस है जो कि कॉर्निया के पीछे है, कॉर्निया आगे आइरिस पीछे, तो इसका काम है इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। और फिर इस प्यूपिल का काम है कि हमारी आंखों में कितनी लाइट एंटर करेगी वो रेगुलेट करना। नाउ द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। और कुछ इस प्रकार से हमारी आंख में किसी भी ऑब्जेक्ट का बनता है इमेज, और उसे हम पढ़ पाते हैं, सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, सुनिएगा, ये रहा अगला सवाल। लिस्ट 2 कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। भैया ये एक बीमारी हो गई। अब तो क्या होता है कि अब दिन भर मोबाइल चलाएंगे और बाहर जाएंगे नहीं, पबजी खेलते रहेंगे, बाहर के वातावरण में नहीं जाएंगे, हवा नहीं लेंगे, शुद्ध ताजी हवा नहीं लेंगे, तो क्या होता है, आंखें हो जाती हैं खराब। अब आंखें खराब हो जाती हैं तो देखिएगा होता क्या है। ये लेंस है, अब लेंस में कोई दिक्कत हो जाती है भैया, कौन दिक्कत हो जाती है, अब बताएंगे क्या दिक्कत होती है। फिलहाल में तो देखिए क्या होता है, आंखें खराब होने का मतलब ये लेंस रहा, ये आई लेंस है, सिर्फ लेंस नहीं है, इसे हम आई लेंस कहेंगे। और ये क्या है, तो ये सीएम है। सीएम का मतलब, क्यों भाई, ओ भाई लोग, सीएम का मतलब क्या है, सीएम का मतलब क्या है, सीएम का मतलब क्या है, जल्दी बताइए। सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर है क्या, चीफ मिनिस्टर है क्या, चीफ मिनिस्टर है, या फिर सिलेरी मसल से। बिल्कुल सही जवाब है सिलेरी मसल से। अब आई लेंस से आई कर रही है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आई लाइट एंटर कर रही है, लाइट एंटर कर रही है। और ये रहा आपका रेटिना, या फिर हम कहें जो लास्ट, या हम कहें सबसे पिछला हिस्सा, बैक साइड ऑफ आर आई, जिसे रेटिना कह रहे हैं, जहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब लाइट रे एंटर कर रही है, लाइट रे एंटर कर रही है। अब क्या होता है कि कभी तो ये लाइट रे क्या होगी कि इस रेटिना के आगे ही जाके मिल गई, लाइट रे कभी तो इस रेटिना के आगे ही जाके मिल गई, तो यहां पर इमेज का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक कंडीशन ये होती है। अब दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि यहां से जो लाइट रे एंटर की थी वो कहां चलेगी, रेटिना के पीछे चली गई, और इमेज का फॉर्मेशन पॉइंट 2 पर हो गया। तो भैया देखिए, अगर इमेज का फॉर्मेशन रेटिना से आगे हो रहा है या इमेज का फॉर्मेशन रेटिना से पीछे हो रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में आपको चीजें दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि रेटिना कहता है कि सुनिए, ऐसा है कि अगर आप इमेज हमारे ऊपर बनवा रहे हैं तभी हम आपको दिखाई देंगे, अदरवाइज दिखाई नहीं देंगे। तो यहां पर रेटिना की चलती है। अब रेटिना से आपने आगे इमेज बनवा दिया, पीछे बनवा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिखाई नहीं देगा। तो अब इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि हमारी आंखों में हो गई हैं बीमारियां, जिन्हें हम हाइपरमेट्रोपिया एंड क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मायोपिया। तो अब यहीं पर हमसे पूछा गया है कि हाइपरमेट्रोपिया यानी इस बीमारी का क्या कारण है। और हाइपरमेट्रोपिया का मतलब पहले बता दें, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब जो इमेज है उसका फॉर्मेशन कहां हो रहा है,
बिहाइंड द मिरर हो रहा है। यानी अगर इमेज आपके रेटिना के पीछे बन रहा है तो इसे हम कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया। इसे कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया अगर इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के पीछे हो रहा है, और अगर इमेज का फॉर्मेशन रेटिना से पहले हो रहा है तो इसे कहा जाता है मायोपिया। इसे कहा जाता है मायोपिया। तो देखिए, हाइपरमेट्रोपिया इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द रेटिना। अब दो कॉजेस क्या होते हैं? तो दो कॉजेस हो सकते हैं कि आपका जो आई बॉल है वो शॉर्ट हो गया, फोकल लेंथ ऑफ द क्रिस्टलिन लेंस इज टू लॉन्ग, जो क्रिस्टलिन लेंस है बहुत ज्यादा लंबा हो गया, फोकल लेंथ ज्यादा हो गया, तो इमेज जो बनेगी वो रेटिना के पीछे चली गई। या फिर आई बॉल बहुत ज्यादा छोटी हो गई तो इमेज जो है रेटिना के पीछे बनेगी और इस कंडीशन में आपको दिखाई नहीं देगा। अब देखिए दूसरे सवाल में क्या पूछा गया था? तो ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग अ हाइपरमेट्रोपिक आई एंड इट्स करेक्शन यूजिंग सुटेबल ऑप्टिकल लेंस। तो ये रहा एक आपकी हाइपरमेट्रोपिक आई जहां पर आपके रेटिना के पीछे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये रहा रेटिना और ये रहा इमेज। तो रेटिना के पीछे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए दिखाई नहीं देगा। तो क्या किया हमने? इसको ठीक करने के लिए इस हाइपरमेट्रोपिक आई के सामने लगा दिया एक लेंस। ये एक लेंस लगा दिया और इस लेंस को क्या कहते हैं? इस लेंस को कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है बेचारा? ये जो इमेज पीछे बन रही थी इसको पकड़ के और बहुत मेहनत करके पकड़ के इस इमेज को खींच के लेके आ रहा है, और इस इमेज को अब इसने बना दिया कहां पर? रेटिना पर। यानी आपकी रेटिना के ऊपर ही बन गया है ये इमेज। रेटिना के ऊपर इमेज बन गया तो अब आपको आसानी से दिखाई देगा। तो हम हाइपरमेट्रोपिक आई को ठीक कर सकते हैं यूजिंग द सुटेबल कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हमने हाइपरमेट्रोपिक आई को ठीक कर दिया कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके। अब आप लोगों ने देखा होगा। चलिए अब आपसे एक छोटा सा प्यारा सा सवाल है कि हमने आपकी आंखों पर बांध दी एक काले कलर की या लाल कलर की पट्टी, और आपके सामने हमने दो लेंस रख दिए हैं, एक कॉनकेव लेंस रख दिया है और एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिया है, और हमने कहा है कि आप देख नहीं सकते हैं, बिना देखे आप इन्हें पहचानिए कि कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है। तो क्या आप लोग ऐसा कर पाएंगे? क्या आप लोग सक्षम होंगे ये करने में? अगर हाँ तो बताइए कैसे पहचानेंगे, और अगर नहीं तो हार मान जाइए, हम बता देते हैं कैसे पहचानेंगे। चलिए, हार मानते हो? हार मानते हो क्या? नहीं पता? हम बताएं? हार मानते हो या फिर बता रहे हो, कोशिश करोगे? अरे हमको नहीं लगता बता पाओगे। नहीं नहीं लगता, नहीं लगता ही नहीं है, नहीं बता पाओगे। चलिए हम बता देते भाई, बता देते हैं। चलिए इतना मत कीजिए, मत कीजिए, नहीं बता पाएंगे, हम बताते हैं। देखो ये होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये होता है आपका कॉनकेव लेंस। तो हम क्या करेंगे? हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, हम इन दोनों लेंसेज को उठाएंगे और अपने हाथ से इसको टच करेंगे, और अगर हमको लेंस एंड्स पर पतला लगेगा और बीच में मोटा लगेगा, यानी एजेस पर पतला बीच में मोटा, तो हम कहेंगे ये कॉन्वेक्स लेंस है। और अगर हमको एजेस पर मोटा और बीच में पतला लगेगा तो हम कहेंगे कॉनकेव लेंस है। देखो हमने बिना देखे बता दिया दोनों का आंसर। आंख पे पट्टी बंधी, अब खोलते हैं वापस, देखिए। तो देखो जरा ध्यान से, कॉनकेव लेंस एजेस पर कैसा होता है? कैसा होता है? थिन, यानी एजेस पर दोनों ही एंड पर ये थिन होता है, और अगर हम बात करें सेंटर में तो सेंटर में ये कैसा होता है? थिक होता है। अब अगर हम बात करें कॉनकेव के बारे में तो ये सेंटर में होता है थिन और ये एजेस पर होता है थिक, यानी एंड्स पर मोटा और सेंटर में कैसा होता है? पतला होता है। तो ये कॉनकेव हो जाएगा। तो सिर्फ इसको टच करके हम पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके उस सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि कह रहा है अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। बेचारा व्यक्ति। अच्छा हाँ, एक और इसको बोल देते हैं, यहां पे आपको नाम बता देते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस।
हाइपरमेट्रोपिया या दूर दृष्टि दोष, फार साइटेडनेस या हम कहते हैं लॉन्ग साइटनेस, दूर दृष्टि दोष, और जस्ट उल्टा होता है। पता नहीं किसने नाम बनाया, पर एकदम उल्टा नाम बनाया ताकि इंसान कंफ्यूज हो जाए। अब इसमें कहा जा रहा है दूर दृष्टि दोष, भाई मतलब दूर की चीजें नहीं दिखेंगी। किसी भी आप व्यक्ति को कहोगे तो वो यही समझेगा, किसी भी व्यक्ति को आप कहोगे तो वो यही समझेगा कि भाई दूर दृष्टि दोष कह रहा है, फार साइटनेस कह रहा है, हाइपरमेट्रोपिया कह रहा है, मतलब दूर का नहीं दिखेगा। पर जिस व्यक्ति ने ये नाम बताए हैं उन्होंने थोड़ा उल्टा कर दिया। उन्होंने जस्ट हमारे साथ खिलवाड़ किया, गेम खेला, और उन्होंने कहा कि नहीं, आपने अगर पढ़ा दूर दृष्टि दोष मतलब आपको दूर का दिखाई दे रहा है, आपको पास का दिखाई नहीं देगा। और निकट दृष्टि दोष मायोपिया का मतलब आपको पास का दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई नहीं देगा। तो जस्ट उल्टा होता है दोस्तों, समझ गए? तो इसे फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस भी कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया को। अब एक व्यक्ति है जिन्हें दोनों नहीं दिख रहा है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों है, ना तो बेचारे को पास का दिखाई दे रहा है, ना ही उसे दूर का दिखाई दे रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ लेंस कैन करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो देखिए, अब अगर हम लोगों को दूर का दिखाई ना दे, दूर का मतलब निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया। तो मायोपिया है, अगर दूर का दिखाई ना दे तो उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष, यानी दूर का दिखाई दे रहा है, पास का दिखाई नहीं दे रहा है, और उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब ये बेचारा व्यक्ति है जिसको ना तो पास का दिखाई दे रहा है ना ही दूर का दिखाई दे रहा है, तो खुद ही सोचिए ना किस लेंस का इस्तेमाल करेंगे। अरे दोनों ही लेंस लगाएंगे, दोनों को मिला के एक लेंस बना देंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो उस लेंस को कहा जाता है बाईफोकल लेंस। व्हाट काइंड ऑफ लेंस कैन करेक्ट दिस डिफेक्ट, तो उसे कहते हैं हम बाईफोकल लेंस। हाउ आर दीज लेंसेज प्रिपेयर्ड, तो इससे प्रिपेयर करने के क्या किया जाता है, ऊपरी हिस्से में यानी जो अपर पार्ट होता है वहां पर कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, कॉनकेव लेंस का, जिसमें शॉर्ट आपका हम कहते हैं शॉर्ट साइडनेस या निकट दृष्टि दोष, यानी पास की चीजें दिखाई दे रही हैं, दूर की नहीं दिखाई दे रही हैं। तो दूर का देखना है तो जो ऊपरी हिस्सा होता है वहां पर कॉनकेव का इस्तेमाल करते हैं ताकि दूर की चीजें देख सको, और निचले हिस्से में कॉन्वेक्स का इस्तेमाल करते हैं जिसकी हेल्प से पास की चीजें देखी जा सकती हैं। यहां पर आपको दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। The lens which can correct the vision of such a person suffering from both myopia and hypermetropia is known as bifocal lens. Bifocal का मतलब mixture of concave plus convex. Mixture of concave plus convex जिसमें क्या करते हैं हम, जो ऊपर वाला पार्ट होता है आपके चश्मे का वहां पर हम दूर की चीजें देखने के लिए लेंस इस्तेमाल करते हैं और नीचे से हम पास की चीजें देखते हैं। चश्मे में अगर हम दूर का देखना है तो हमारी आंखें सामने देखेंगी, ऊपर, सामने मतलब इतने वाले पोर्शन से, इतने वाले पोर्शन से हम देखेंगे दूर, और अगर पास देखना होता है तो हम ऐसे देखते हैं, नीचे अपनी आंखों को झुका लेते हैं, यानी इस वाले हिस्से से हम पास की चीजें देखते हैं। अब देखो, दूर की चीजें देखना है, दूर की चीजें देखना है मतलब बीमारी कौन सी है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया। मायोपिया को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम ऊपर लगाएंगे कॉनकेव और नीचे लगाएंगे आपका कॉन्वेक्स, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही कहा जाता है बाईफोकल लेंस। और कुछ इस प्रकार से आपको चीजें दिखाई देने लगेंगी। तो देखिए जरा ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर ऊपर क्या है, ये कॉनकेव है जहां पर दूर का आपको बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, और ये कॉन्वेक्स है जहां पर आपको पास का दिखाई दे रहा है, और इसे कहा जाता है बाईफोकल लेंस। समझ में आ गया? A common type of bifocal lens contain both concave and convex lens. It is prepared with the upper portion consisting of a concave lens facilitating distant vision and the lower portion consisting of a concave lens facilitating near vision. ठीक है, अब हमसे एक और सवाल पूछा गया है, a person need a lens of power +3 फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन। अब भैया नियर विजन की बात कर रहा है, नियर विजन को करेक्ट करना है, तो नियर विजन किसका, नियर विजन को करेक्ट करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जस्ट अभी बताए हैं। नियर विजन को करेक्ट करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं, फॉर नियर विजन कॉन्वेक्स लेंस। तो नियर विजन को करेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस फॉर करेक्टिंग नियर विजन। ठीक है, अब इस नियर विजन को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी हमें पावर दे रखी है कितनी, +3D। हमें पावर दे रखा है +3D। ओके,
एंड -3D फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। डिस्टेंट विजन को करेक्ट करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं? तो इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस फॉर करेक्टिंग नियर विजन। कॉनकेव लेंस फॉर करेक्टिंग नियर विजन का इस्तेमाल करते हैं और इसकी पावर हमको दे रखी है -3D। नाउ अब हमसे पूछा गया है, ये देखते हैं। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। फोकल लेंथ निकालना है भैया। फोकल लेंथ पावर बराबर होता है 1/f, तो यहां से f हो जाएगा 1/p। अब इस कंडीशन में अगर हम निकालें तो जो फोकल लेंथ है वो हो जाएगा 1/p या 1/3। इसे हम कह सकते हैं 0.33 मीटर, या फोकल लेंथ जो है वो आ जाएगा 33.33 सेंटीमीटर प्लस का। ठीक है, अब इस केस में फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? तो फोकल लेंथ हो जाएगा 1/p, या हम कहें 1/-3, ये हो गया -0.3333 मीटर, या हम कह सकते हैं फोकल लेंथ जो है वो आ गया -33.33 सेंटीमीटर। यहां पर 2 3 पर रुक गए थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गलत है और आगे 3 नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये हो जाएगा, ठीक है। तो जो नियर विजन है उसको करेक्ट करने के लिए जो फोकल लेंथ यूज होगा वो होगा +33.33 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस विजन को दूर करने के लिए जो फोकल लेंथ यूज होगा वो हो जाएगा -33.33 सेंटीमीटर। यहां पर माइनस प्लस क्या साइन शो कर रहा है? वो शो कर रहा है कि जो लेंस है उसका नेचर क्या है। माइनस मतलब कॉनकेव लेंस, प्लस मतलब कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये वाला सवाल भी हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जिसमें क्या पूछा गया है, देखो जरा ध्यान से। A person may suffer from both myopia and hypermetropia defects. What is this condition called? तो इस कंडीशन को कहते हैं प्रेसबायोपिया। और ये कब होता है? तो जब हमारी आंखें जो होती हैं वो उम्र के साथ उनकी क्या होती है, जो मसल्स हैं वो कमजोर हो जाती हैं। कमजोर हो जाती हैं जिसकी वजह से वो क्या करती हैं, प्रॉपर तरीके से लेंसेज को एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, और इस वजह से होता है प्रेसबायोपिया। अब किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं? तो लेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं बाइफोकल लेंथ, जो अभी हमने बताया था 2020 में पूछा गया सवाल है, जरा देखिए ध्यान से। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया, जब आपको ना तो पास का दिखे ना तो दूर का। और ये होता है इट हैपन ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस ड्यू टू एजिंग। यानी उम्र के साथ जो हमारी सिलेरी मसल्स है उसकी जो एबिलिटी है वो घट जाती है, और साथ ही साथ जो लेंस है वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, असफल हो जाता है, और इस वजह से क्या होता है, ना तो पास की चीजें दिखाई देती है ना ही दूर की, और उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रेस बायोपिया। समझे? अरे हाँ, प्रेस बायोपिया वही। और इसको ठीक करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं? तो बाइफोकल लेंस, जिसमें ऊपर कॉनकेव और नीचे कॉन्वेक्स होता है। ये जस्ट अभी आपको बताए थे, दिखाए थे। अगला सवाल, व्हाट आई डिफेक्ट इज मायोपिया? मायोपिया बच्चों, मायोपिया इसका दूसरा नाम लिख देते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, या हम कहें नियर साइटेडनेस, जिसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, पास का दिख रहा है पर दूर का नहीं दिखता है। तो एक ऐसी बीमारी, आंखों की एक ऐसी बीमारी जिसमें पास की चीजें दिखाई दे पर दूर की चीजें दिखाई ना दे, उसे कहा जाता है मायोपिया। And describe with a neat diagram how this defect of vision can be corrected by using a suitable lens. डायग्राम से बिल्कुल समझा देते हैं, पहले समझ में आ गया मायोपिया क्या होता है। यानी हमें निकट दृष्टि दोष, पास का दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। Myopia is also known as nearsightedness. A person with myopic eye can see nearby objects clearly but cannot see distant object distinctly. Myopia can be corrected by using concave lens of approximate focal length. अब कैसे ठीक करते हैं? तो देखिए, ये आपका नॉर्मल आई है, तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है कहां पर हो रहा है? इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो रेटिना पर हो रहा है। ये रेटिना है और यहीं पर बन रहा है इमेज, तो आपको दिखाई दे रहा है नॉर्मल विजन। अब किसी को मायोपिया हो गया, मायोपिया हो गया तो ये आपका रहा इमेज रेटिना, ठीक है, ये आपका रेटिना है, और जो इमेज है वो पहले ही बन गया, इमेज आपका यहां पर बन गया।
इमेज यहां पर बन गया, यानी रेटिना से आगे इमेज बन गया तो आपको चीजें दिखाई नहीं देंगी, तो इसे बोलेंगे हम मायोपिया हो गया है, मायोपिक आई है। फिर हमने क्या किया, इस मायोपिक आई के आगे एक हमने रख दिया कॉनकेव लेंस। तो आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, चश्मा पहनते हैं, स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, तो उनमें लेंसेज होते हैं, तो डिपेंड करता है कि उनको कौन सी बीमारी है, उस हिसाब से कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस का किया जाता है इस्तेमाल। तो कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया गया। अब देखो इस कॉनकेव लेंस ने क्या किया, जो इमेज आगे बन रही थी वापस से उस इमेज को कहां पर बना दिया, वापस से उस इमेज को रेटिना पर बना दिया। तो फिर से वो इमेज आपके रेटिना पर बन गई, और रेटिना पर बनी तो आपको वापस से चीजें दिखाई देने लगी। तो करेक्शन हो गया लेंस से। किस लेंस से, कॉनकेव लेंस से। उसने क्या किया, जो इमेज आगे बन रही थी रेटिना के, अब उसको वापस रेटिना पर बनवाने लगा है। तो ये कहलाता है मायोपिया, और इस तरीके से मायोपिया को किया जाता है करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है, स्टूडेंट इज unable to see clearly the word written on the blackboard placed at a distance of approximately 3 मीटर, यानी दूर है। जो बालक है वो यहां पर बैठा है और बालक से 3 मीटर की दूरी पर एक ब्लैक बोर्ड है। बालक से 3 मीटर की दूरी पर एक ब्लैक बोर्ड है, जहां पर क्या लिखा है, जहां पर लिखा है कुछ, तो लिखा है इस ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा है, और इस बालक को इस ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर आपको दिखाई दे रही हैं कि यहां पर क्या लिखा है, तो जल्दी से फटाफट हमको बता दीजिए क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। इस बालक को तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इस बालक से 3 मीटर की दूर पर बोर्ड है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, पर आपको दिखाई दे रहा है। तो बताइए क्या लिखा है, ठीक है। नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन द बॉय इज सफरिंग फ्रॉम। अब भैया इसको दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, मतलब पास के दिखाई दे रहा होगा, दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब इसको निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, मतलब इसको मायोपिया है। तो हमने इस बच्चे की बीमारी बता दी और हम बन गए डॉक्टर। नाउ स्टेट द पॉसिबल कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ करेक्टिंग इट। तो देखिए इसको करेक्ट करने का मेथड तो क्या हो जाएगा कि सिंपल सा इस बच्चे को लगवाओ स्पेक्टिकल्स, इसको लगवाओ चश्मा कॉनकेव लेंस का, और फिर इसको स्कूल भेजो कि जा भैया पढ़ाई करो, नाटक नौटंकी नहीं, अब तुमको लगवा दिए चश्मा। अच्छा, पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकते हैं, तो पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं एलोंगेशन, पॉसिबल कॉजेज हो सकते हैं आपका एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस और एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। आपके आई लेंस का जो कर्वेचर है वो एक्सेसिव हो गया है, या हम कहें कि जो आई बॉल है वो एलोंगेट हो गई है। बच्चा इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, बच्चा जो स्टूडेंट था सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। एंड 2 पॉसिबल रीजन क्या हो सकते हैं, तो या तो आई लेंस का कर्वेचर बहुत ज्यादा हो गया है, या फिर आई बॉल एलोंगेट हो गई है। A student with myopic eye has the far point near than the infinity, and thus the image of distant object is formed in front of retina. That's why the boy is not able to see the object written on the board which is 3 meter away from him. है ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। Myopia, this defect be corrected by using a concave lens of suitable power as it brings the image back on the retina. Thus the defect is corrected. अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या करते हैं, इमेज को खींच के रेटिना के पीछे से उसके पास ला रहे हैं, और जो मायोपिया होता है उसमें उल्टा करते हैं, इमेज पहले ही बन गया तो उसको वापस खींच के और फिर रेटिना पर लेके आ रहे हैं। दोनों में खींचना पड़ता है, एक को थोड़ा पीछे और एक को फिर आगे। तो इस टाइप से आप दोनों बीमारियों को सही कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए वही है, नॉर्मल आई दिख रहा है यहां पर, नॉर्मल आई, मायोपिक आई, हमने इस्तेमाल किया लेंस का तो प्रॉपर इमेज बनने लगा कहां पर, रेटिना पर। आगे, नेम द 3 कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन, व्हाट आर देयर कॉजेज एंड नेम द टाइप ऑफ लेंसेज यूज्ड टू करेक्ट ईच ऑफ देम। तो 3 टाइप ऑफ जो आपकी बीमारियां होती हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ठीक है। अब इनके कॉजेज देख लेते हैं, तो एक एक करके तीनों के नाम देखते हैं। तो 3 कॉमन डिफेक्ट्स क्या होते हैं, मायोपिया, 3 कॉमन डिफेक्ट्स मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। अब कारण क्या होते हैं, तो मायोपिया के कारण क्या होते हैं, एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल या एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, तो शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल एंड फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकम टू लॉन्ग। तो ये हाइपरमेट्रोपिया के कारण हो गए। प्रेसबायोपिया के कारण क्या होते हैं, तो उम्र के साथ ग्रेजुअल डिक्रीजिंग इन द एबिलिटी ऑफ सिलियरी मसल्स, यानी उम्र के साथ क्या होता है, सिलियरी मसल्स की एबिलिटी घट जाती है, और जो फोकल लेंथ है वो भी धीरे धीरे, जो आपका लेंस है वो भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, जिसकी वजह से प्रॉपर फोकस नहीं हो पाता है ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर, रेटिना पर।
यानी प्रेसबायोपिया इज कॉज्ड ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस ड्यू टू एजिंग। अब कैसे ठीक कर सकते हैं? तो मायोपिया को ठीक कर सकते हैं कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करके, अप्रोक्सीमेट या हम कहें एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ की। हाइपरमेट्रोपिया को ठीक कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके, एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ के। और प्रेसबायोपिया को ठीक कर सकते हैं बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करके। तो 3 बीमारियां, 3 कारण और 3 क्या करते हैं सुझाव, या हम 3 तरीके जिनसे उन्हें ठीक किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जिसमें पूछा जा रहा है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड मार्क ऑन इट द इंसिडेंट रे, द इमर्जेंट रे एंड द एंगल ऑफ डेविएशन। आपको एक ग्लास प्रिज्म बनाना है। ग्लास प्रिज्म का मतलब एक ट्रायंगुलर शेप होता है, कुछ इस प्रकार से आपको बना के बताते हैं, देखो जरा ध्यान से। क्या है ये भाई? ये है ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म का मतलब है दोस्तों इसमें आपके कितने हैं, कितने रेक्टेंगुलर सरफेसेस कितने होते हैं और ट्रायंगुलर कितने होते हैं। चलिए आपसे एक बहुत तगड़ा सवाल मिल गया हमको। एक ग्लास प्रिज्म में रेक्टेंगुलर मिरर कितने होते हैं, यहां हम कहें रेक्टेंगुलर सरफेस कितने होते हैं। सेकंड, ट्रायंगुलर सरफेस कितने होते हैं, ट्रायंगुलर सरफेस कितने होते हैं। एक ग्लास प्रिज्म में रेक्टेंगुलर सरफेस कितने होते हैं और ट्रायंगुलर सरफेस कितने होते हैं, जल्दी से बताइए। और अगर आप लोगों ने किसी ने देखा हो तो वो आसानी से बता सकता है कि कितने होते हैं। कितने होते हैं? तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, उसमें होते हैं 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं, जिसमें क्या होता है ये देखो, 1 2 3। आपके 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं, इन तीनों को आपस में चिपका देते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनता है एक सरफेस, दूसरा सरफेस, ये 2 हो गए, और तीसरा सरफेस नीचे होता है ऐसे, ये 1 2 और तीसरा ऐसे। तो ये 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस, अब सामने एक ट्रायंगल बनेगा तो सामने एक ट्रायंगुलर सरफेस लगा दिया, पीछे एक ट्रायंगल बनेगा तो पीछे एक ट्रायंगुलर सरफेस लगा दिया, और बन गया एक ग्लास प्रिज्म। अब जब इस ग्लास प्रिज्म पे व्हाइट लाइट एंटर करती है, यानी व्हाइट लाइट आकर इंसिडेंट होगी, तो देखो क्या होगा। इस पर जब व्हाइट लाइट आकर इंसिडेंट होगी तो ये क्या है, व्हाइट लाइट, और ये इंसिडेंट हो रही है। तो भैया सुनिए जरा ध्यान से, क्या हो रहा है, व्हाइट लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, क्योंकि बाहर है एयर, बाहर का जो मीडियम है एयर, अंदर का जो मीडियम है वो है ग्लास। अब दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने की वजह से क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने की वजह से दोस्तों क्या हुआ, जो लाइट रे है या जो हम व्हाइट लाइट है उसमें अलग अलग कलर होते हैं और उनकी वेवलेंथ अलग होती है, और अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से उनका जो डेविएशन है वो अलग अलग हो जाएगा। तो जब व्हाइट लाइट यहां से एंटर करेगी तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन व्हाइट लाइट अपने 7 कलर्स में टूट जाएगी, 7 कलर्स में टूट जाएगी। और ये फिनोमिनन आपको मैं अभी दिखाता हूं, या हम कहें सिंपल सा, हम एक बात कर रहे हैं कि एक लाइट रे बाहर हो रही है रिफ्रैक्ट होने के बाद, लाइट रे एंटर हुई, लाइट रे एंटर हुई, इसका क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो देखिए रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे थोड़ा सा बेंड हुई, और बेंड होने के बाद अब ये बाहर निकल रही है, ये लाइट रे बाहर निकल रही है, देखिएगा कैसे, ये लाइट रे अब यहां से बाहर निकल रही है कुछ इस प्रकार से। अब ये जो चीजें हैं यहां पर आपको बताना इंसिडेंट रे क्या है, इमर्जेंट रे क्या है, एंड एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। तो दोस्तों देखो, ये वाली जो लाइट रे है, ये वाली जो लाइट रे है जो कि एंटर कर रही है, इसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे, इसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे, ये हो गई इंसिडेंट रे। जो बाहर आ रही है उस ग्लास प्रिज्म से, उसे हम कहेंगे इमर्जेंट रे, इसे हम कहेंगे इमर्जेंट रे। और अगर हम इस इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करके आगे ले जाएं, और फिर हम इस इमर्जेंट रे को एक्सटेंड करके आगे ले जाएं, तो यहां पर जो एंगल बनेगा, यहां पर जो एंगल बनेगा, इस इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को पीछे की ओर एक्सटेंड करने पर जो एंगल बनेगा, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है,
यही 3 चीजें पूछी थी, ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा इमर्जेंट रे और ये रहा एंगल ऑफ डेविएशन। अब चलिए इस चीज को आपको यहां पर दिखाते हैं। ये रहा एक प्रॉपर ग्लास प्रिज्म, यहां से एक लाइट रे एंटर कर रही है, इसे हम कहेंगे इंसिडेंट लाइट रे। ये लाइट रे एंटर कर रही है इसलिए कहेंगे हम इंसिडेंट लाइट रे। कौन सी लाइट रे एंटर कर रही है? तो पीक्यू सॉरी ये रहा यहां पर ई वाला पॉइंट, तो ये हो गया पीई, ये हो गया आपकी इंसिडेंट रे। अब देखिए लाइट रे एंटर गई प्रिज्म के अंदर, इसका हुआ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद ये बाहर निकल रही है, तो ये एफ और एस बाहर निकल रही है। ये कौन सी लाइट है? तो ये लाइट को रे को हम बोलेंगे इमर्जेंट, इसे हम कहेंगे इमर्जेंट रे। ये बाहर निकल रही है, ये इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे। अब भैया ये क्या है? तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल है यानी इस प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस पर जहां पर लाइट रे जाकर टकरा रही है, वहां पर अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसे हमने कह दिया नॉर्मल। अब इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कहलाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, या हम कहें द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। The angle between incident ray and normal is known as angle of incidence। अब यहां से लाइट रे एंटर करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया। अब इसका हो गया रिफ्रैक्शन। अब एंगल बिटवीन द नॉर्मल और ये क्या है? आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। अब यहां पर इस रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है दोस्तों, इसे कहा जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां से लाइट रे ये रिफ्लेक्टेड राइट आगे गई, रिफ्रैक्टेड राइट यहां पर सरफेस 2 पर टकराई, टकराने के बाद वापस से क्या हुआ? ये बेंड हो गई और ये अब बाहर निकल गई इस ग्लास प्रिज्म से। तो जो बाहर निकल रही है उसे कहेंगे इमर्जेंट रे। और यहां पर जहां से ये बाहर निकल रही है वहां पर हमने वापस एक नॉर्मल ड्रॉ किया, वापस हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जिसे नॉर्मल कह रहे हैं। तो अब इस नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये कहलाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, अब देखिए ये इंसिडेंट रे जिसे हम आगे बढ़ाते लेके जा रहे हैं, ये एच पर चला गया। ये इमर्जेंट रे जिसे हम पीछे लेके आते जा रहे हैं वो यहां पर गया और इस इंसिडेंट रे पर जाकर टकराया। तो यहां पर एक एंगल बना जिसे हम एंगल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। यानी आपकी जो इंसिडेंट रे है वो कितने एंगल से डेविएट हो गई ये बताता है एंगल ऑफ डेविएशन। इसको ऐसे जाना चाहिए था पर वो ऐसे चली गई, तो डी एंगल से वो डेविएट हो गई अपने पाथ से। और यहां पर प्रिज्म के दो सरफेसेस के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, उसे कहा जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये हो गया आपका एक संपूर्ण यहां पर इस प्रिज्म का हर एक पॉइंट का आपका क्या नामकरण कर दिया हमने। तो आपका पीई हो गया इंसिडेंट रे, आपका एफएस हो गया इमर्जेंट रे, एंगल डी हो गया एंगल ऑफ डेविएशन और बाकी सारे एंगल्स भी आपको यहां पर मैंने बता दिए। हो गया सवाल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर जो कह रहा है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू एक्सप्लेन द टर्म एंगल ऑफ डेविएशन। पूछा गया था 2017 में। एंगल ऑफ डेविएशन तो अभी आपको जस्ट बताया है, ये वाला जो एंगल डी है इसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। द इमर्जेंट रे बेंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, दस द एंगल बिटवीन देम इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसे कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो इन द स्काई। आसमान में रेनबो बनने का आपको बताना है क्या प्रोसेस की एक जो इंद्रधनुष बनता है वो कैसे बनता है। तो भैया देखिए इंद्रधनुष कैसे बनता है, जब क्या होता है बारिश होती है, बारिश होती है तो हमारे वातावरण में हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं उसी समय अगर सूरज चाचू उग जाए तो सन के अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान से सुनना, रेनबो हमेशा हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। अगर सन यहां पर है तो रेनबो उसके सामने बनेगा, अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। अब क्या हो रहा है दोस्तों, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है एटमॉस्फेयर में वो एज अ प्रिज्म वर्क करता है। ये क्या है, एक रेन ड्रॉप है जो कि एक ग्लास प्रिज्म की तरह काम करेगा।
जो कि एक ग्लास प्रिज्म की तरह काम करेगा। और जब इस ग्लास प्रिज्म पर, जब इस रेन ड्रॉप पर सनलाइट आएगी, व्हाइट लाइट आएगी, जैसे ही वो एंटर करेगी तो वो व्हाइट लाइट अपने 7 कलर्स में टूट जाएगी, जिसे कहा जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जिसे कहा जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी डिसोसिएशन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो लाइट रे का होगा डिस्पर्जन। ये यहां से सनलाइट नहीं, ये व्हाइट लाइट है भैया, ये व्हाइट लाइट आ रही है। ये व्हाइट लाइट आ रही है कहां पर? इस रेन ड्रॉप के अंदर। जैसे ही पॉइंट ए पर टकराई तो इसका हुआ यहां पर रिफ्रैक्शन और साथ ही साथ डिस्पर्जन। तो यहां पर पॉइंट ए पर इसका हो गया रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्जन। रिफ्रैक्शन यानी लाइट रे बेंड हुई, और बेंड होने के साथ ही साथ इसका हो गया डिस्पर्जन, यानी ये अपने 7 कलर्स में टूट गई। ये अपने 7 कलर्स में टूट गई, डिसोसिएट हो गई। वो 7 कलर्स अब आगे जा रहे हैं और इस रेन ड्रॉप के दूसरे वाले सरफेस से टकरा रहे हैं। तो ये 7 कलर्स आगे गए, रेन ड्रॉप के दूसरे वाले सरफेस से टकराए, तो यहां पर इनका हो गया इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पर हो गया इनका इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर ये वापस गए और उस रेन ड्रॉप के वापस सरफेस से टकराए, और अब वो 7 कलर्स बाहर निकलकर आ गए। अब देखिए, जो रेनबो बनता है वो पूरा गोल बनता है, पर जो पृथ्वी धरती माता है वो गोल है, तो हमें सिर्फ आधा ही रेनबो दिखाई देता है, नीचे वाला हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो रेनबो फॉर्मेशन कुछ ऐसे होता है। पॉइंट ए डिनोट द डिस्पर्जन, पॉइंट बी डिनोट द इंटरनल रिफ्लेक्शन, और कुछ इस प्रकार से एक रेनबो का फॉर्मेशन होता है। व्हाइट लाइट 7 कलर्स में बाहर आ रही है, तो यहां पर अब आपको 7 कलर्स दिखाई दे रहे हैं, एक गोल आर्क के फॉर्म में, एक सर्कुलर आर्क के फॉर्म में, जिसे हम रेनबो कहते हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत फिनोमिनन है। A rainbow is a natural spectrum caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere। और ये हमेशा बारिश के बाद होता है, और रेनबो का फॉर्मेशन हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जहां सन होगा उसके दूसरी साइड ही आपको रेनबो दिखता है, कभी भी सन के साइड आपको रेनबो दिखाई नहीं देगा। अगला सवाल, हाउ विल यू यूज 2 आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म शो दैट अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन वन प्रिज्म इमर्जेस आउट ऑफ द सेकंड प्रिज्म एज व्हाइट लाइट। तो देखिए, सिंपल सा कह रहे हैं कि 2 प्रिज्म का इस्तेमाल करके एक एक्सपेरिमेंट किया था, किसने? न्यूटन जी ने। तो वही एक्सपेरिमेंट को हम लोगों को दोहराना है, हम दिखाते हैं, चलिए आपको। तो न्यूटन जी ने क्या किया? न्यूटन जी ने एक प्रिज्म लिया, उस प्रिज्म को सीधा रखा, और एक दूसरा प्रिज्म लिया और उस प्रिज्म को क्या किया? उल्टा कर दिया। ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान से, इस प्रिज्म को उल्टा कर देते हैं, थोड़ा सा और उल्टा कर दिए। ठीक है, ठीक है। तो जो अपने न्यूटन जी थे, उन्होंने 2 प्रिज्म का इस्तेमाल किया, 2 प्रिज्म का इस्तेमाल किया। ये आपका हो गया प्रिज्म 1, प्रिज्म 1, और ये रहा प्रिज्म 2, प्रिज्म 2। तो उन्होंने 2 प्रिज्म लिए सेम प्रिज्म एंगल के, यानी दोनों का जो एंगल ऑफ प्रिज्म था वो सेम था, दोनों का एंगल ऑफ प्रिज्म सेम था, दोनों प्रिज्म सेम मटेरियल के, सेम मटेरियल के प्रिज्म, सेम एंगल ऑफ प्रिज्म लिया उन्होंने, और एक प्रिज्म को सीधा रखा और उसके जस्ट पास में दूसरे प्रिज्म को उल्टा करके रख दिया, कुछ इस प्रकार से। तो प्रिज्म 1 ऐसे रखा, और इसे क्या रखा? इसे प्रिज्म 2 को कुछ इस प्रकार से रख दिया। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, जब यहां से व्हाइट लाइट एंटर हुई, जब यहां से व्हाइट लाइट एंटर हुई, कहां से? यहां पे प्रिज्म 1 पे व्हाइट लाइट एंटर हुई, तो ये व्हाइट लाइट क्या हो गया? टूट गई। ये व्हाइट लाइट टूटी अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, ये व्हाइट लाइट टूटी अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में, और फिर वो व्हाइट लाइट कहां पर गई? इस प्रिज्म पर गई। देखिएगा जरा ध्यान से, एक, फिर यहां पर एक कलर। ठीक है, दूसरा कलर अभी हम देखते हैं, देखो जरा ध्यान से, 2, 3, कितने कलर आए थे?
7 कलर्स आए थे। तो 7 कलर यहां पर आपको दिखा देते हैं हम। 4, 5, 7 एक्चुअल वो कलर नहीं है जो होते हैं वहां पर, क्योंकि यहां पर हमारे पास विबग्योर नहीं है। नहीं तो आप कहेंगे सर ये हरा पीला और ये कौन कौन सा कलर आप दिखा रहे हो, तो भाई हमको पता है हम कौन सा दिखा रहे हैं। यहाँ पर 7 कलर एक्चुअल वो वाले नहीं है, रेनबो वाले। तो आपको सिर्फ हम 7 कलर अलग अलग दिखा रहे हैं, वरना आप लोग कहेंगे कि सर ये कलर तो रेनबो में होते नहीं है, आपने तो 2 पीले दिखा दिए। हमको पता है 2 पीले दिखा दिए, क्योंकि हम यहाँ पर जो कलर्स अवेलेबल हैं उन कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 7 कलर्स, जब ये व्हाइट लाइट एंटर की यहां से, जब ये व्हाइट लाइट यहां से एंटर की, तो ये व्हाइट लाइट प्रिज्म 1 से पास होने के बाद अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूट गई। 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में टूट गई। 7 कलर कौन से? 7 कलर्स होते हैं आपके विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर हैं, ना कि ये 7 कलर। फिर से बोल रहा हूं, वो वाले 7 कलर होते हैं, ना कि ये। वो सारे कलर्स नहीं थे, इसलिए ये बनाए हैं। सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा क्या कह रहे हैं आपसे, समझे? अब देखो, तो जब उन्होंने प्रिज्म 1 पर व्हाइट लाइट एंटर करवाई तो वो टूट गई 7 कलर में, और उसके जस्ट सामने एक और प्रिज्म रख दिया उल्टा, तो उन्होंने क्या देखा कि यहां पर जो कलर्स आए हैं वापस वो क्या हो गए, वापस वो सारे कलर्स आपस में जुड़े, और उन सारे कलर्स ने क्या किया, एक फिर से सेम कलर का फॉर्मेशन कर दिया। वो सारे कलर्स आपस में जुड़े, और जब वो दूसरे वाले प्रिज्म से बाहर निकले तो क्या हुआ, चलिए बताते हैं आपको, दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखना। ये सारे कलर्स आपस में अब जाकर यहां पर मिलने लगे थे। ये सारे कलर्स का मिलाव होने लगा था, ये सारे कलर्स आपस में मिलने लगे थे, इनका होने लगा था वापस भरत मिलाव। और ये आपके देख सकते हैं आप, ये रहे कलर, ये रहा एक और कलर, फिर आपका ये रहा एक और कलर, और यहां से ये लाइट रे इमर्ज हो गई। ये क्या है, फिर से व्हाइट लाइट है। तो ये फिनोमिनन करके देखा था किसने, न्यूटन जी ने। न्यूटन जी ने एक प्रिज्म लगाया, उसके सामने एक दूसरा प्रिज्म रख दिया। पहले प्रिज्म से व्हाइट लाइट एंटर हुई तो वो 7 कलर्स में टूट गई, और फिर दूसरे प्रिज्म में वही जो लाइट थे 7 कलर्स, उसको जब दूसरे प्रिज्म पर इंसिडेंट करवाया तो वहां से देखा कि बाहर व्हाइट लाइट निकल रही है। और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये समझा कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 डिफरेंट कलर से मिलके बनी है, जिसे हम कहते हैं विबग्योर स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। और इस विबग्योर का मतलब क्या होता है तो मैं बता देता हूं, हर एक पॉइंट का मतलब। तो विबग्योर वी से होता है वॉयलेट, आई से होता है इंडिगो, वॉयलेट, इंडिगो, फिर आपका बी से होता है ब्लू, जी से होता है ग्रीन, वाई से होता है येलो, वाई से होता है येलो, और ओ से होता है ऑरेंज, एंड आर से होता है रेड, आर से होता है रेड। तो ये होते हैं आपके 7 कलर्स जो कि व्हाइट लाइट में होते हैं। तो ये था आपका एक एक्सपेरिमेंट जो कि किसने किया था, न्यूटन जी ने किया था। अब यही आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं। Newton was the first to use a glass prism to obtain a spectrum of white light. He then placed the second identical prism in an inverted position with respect to the first prism. This allowed all the colors of the white light to pass through the second prism, combining to form a white light emerging from the other side of the second prism. And this made him believe that white light was composed of different colors, जो कि अभी हमने यहां पर पूरा डिटेल में क्या है वही वाली चीज आप यहां पर देख सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि कह रहा है एक नैरो पीक्यू व्हाइट लाइट है जो कि पास हो रही है एक ग्लास प्रिज्म एबीसी से, एज शोन इन द डायग्राम। Trace it on your answer sheet and show the path of emergent beam as observed on the screen EF। तो फिर वही है कि व्हाइट लाइट यहां से निकल रही है तो वो अपने 7 कलर्स में टूट जाएगी, और इस डी जो आपकी लाइन है उस पर 7 कलर दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, इसको हम दिखा दे रहे हैं। अब
इस का नाम क्या है? राइट द नेम एंड कॉज ऑफ द फिनोमिनन। तो नाम क्या है बच्चों? तो इसका नाम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में टूटना कहलाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कारण क्या होता है कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 अलग अलग कलर से मिलकर बनी है, सारे कलर्स का वेवलेंथ अलग होता है, और जब वो इस प्रिज्म पर एंटर करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज होता है, क्योंकि हम एयर से ग्लास में जा रहे हैं और अलग अलग वेवलेंथ होने की वजह से उनमें अलग अलग डिफ्लेक्शन होता है। तो कोई ज्यादा नीचे चली जाती है, कोई थोड़ा ऊपर रहती है, किसी में कम डिफ्लेक्शन, किसी में ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है, इस वजह से वो अलग अलग टूट जाती हैं, है ना। वेयर एल्स इन द नेचर दिस फिनोमेनन ऑब्जर्व? तो रेनबो फॉर्मेशन होता है, तो आप डिस्पर्जन ऑफ लाइट देखते हैं, ठीक है। अब इस ऑब्जर्वेशन पर और आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो चलिए हम अभी आपको यहां पर आंसर बताते हैं। पहली बात तो ये रहा आपका जो पॉइंट 1 है कि इसके पाथ को ट्रेस करना है, कैसे बाहर निकलेगी? तो इसके पाथ को ट्रेस करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, सबसे कम लाल रंग का डेविएशन होगा, सबसे ज्यादा वॉयलेट रंग का डेविएशन होगा, ये आपका स्पेक्ट्रम होगा विबग्योर। ये रहे आपके कलर्स, व्हाइट लाइट एंटर की, ग्लास फिल्म से डिस्पर्जन हुआ, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, कुछ इस तरीके से आपके कलर हो जाएंगे अरेंज। जहां पर रेड कलर का डेविएशन मिनिमम हुआ क्योंकि वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा हुआ क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम होती है। अब बाकी सारे जो पॉइंट्स थे उनके आंसर देखिए जरा ध्यान से। द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एंड ये क्यों होता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कलर ऑफ लाइट have different wavelength, have different wavelength. That's why their bending is different from each other. That's why they deviate at different angle. That's why they deviate at different angle. That's why they deviate at different angle. ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो ये हो गया पॉइंट 1। सेकंड, द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट सनलाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर। यानी सेकंड पॉइंट जो पूछा था आपसे कि क्या नेचर में ये फिनोमेनन होता है और कहां पर? तो रेनबो में। थर्ड पूछा गया है, बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन स्टेट द कंक्लूजन व्हिच कैन बी ड्रॉन अबाउट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ व्हाइट लाइट। इसमें से क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो देखिए जरा ध्यान से, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि द व्हाइट लाइट कंस्टिट्यूएंट ऑफ 7 कलर। व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है। कौन से कलर्स होते हैं? तो वो होते हैं VIBGYOR, विबग्योर। और the violet light suffers maximum deviation and the red light suffers minimum deviation। ये हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके इस छोटे से प्यारे से सवाल का आंसर जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब देखिए, आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लो, यही आपके टॉपिक्स होंगे, यानी यही आपके क्या होंगे? मेन कॉन्सेप्ट होंगे जिन पर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। आप चाहे जितने सवाल सॉल्व कर लो, इन्हीं में से कोई ना कोई टॉपिक आपको मिलेगा। Why do star appears to twinkle? Explain। ये 2015 में पूछा गया था, जो तारे होते हैं वे चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो इसलिए बच्चों, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, देखिए आपको बताते हैं, ये कौन है? ये है हमारी धरती माता, ये हमारी धरती माता है। देखो, अब धरती माता को किसी ने कवर कर रखा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, धरती माता को किसी ने कवर कर रखा है। किसने कवर कर रखा है? तो लेयर्स ऑफ गैसेस ने। धरती माता को लेयर्स ऑफ गैसेस ने कवर कर रखा है। लेयर्स ऑफ गैसेस जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ गैसेस जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, और उस एटमॉस्फेयर ने धरती माता को कर रखा है कवर, ठीक है। तो ये है हमारी प्यारी सी अर्थ, और अर्थ को लेयर्स ऑफ गैसेस ने कवर कर रखा है, यानी हम कह रहे हैं, बात कर रहे हैं ये एटमॉस्फेयर की। अब बच्चों, एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग लेयर हैं जिनकी डेंसिटी अलग अलग है। अलग अलग लेयर की डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी अलग अलग है, यानी एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता है। रिफ्रैक्टिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, चेंज होता है, वेरिएबल होता है। और अगर जब हम बाहर से अंदर की ओर आए, यानी हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करें, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो जनरली क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जब किसी स्टार से स्टार लाइट आती है, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो उस लाइट का क्या होता है, सक्सेसिव बेंडिंग होती जाती है, यानी वो लाइट रे अपने पाथ से बेंड होती जाती है ड्यू टू द वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। और बेंडिंग होती है तो हमें जो स्टार है, जो यहां पर है, स्टार जो हमें यहां पर है, जब वो एंटर करता है तो वो लाइट रे का बेंडिंग हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है, तो अब वो स्टार हमें क्या दिखाई देता है बच्चों, वो स्टार हमें कहीं और दिखाई देता है। तो स्टार का एक्चुअल जो पोजीशन है वो ये है, एक्चुअल पोजीशन ये है, पर वो हमें दिखाई यहां पर देता है, यानी उसकी अपेरेंट पोजीशन, उसकी अपेरेंट पोजीशन क्या हो जाती है बच्चों, चेंज हो जाती है, उसकी अपेरेंट पोजीशन चेंज हो जाती है। स्टार यहां पर है पर हमें यहां पर दिखाई दे रहा है ड्यू टू द वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, और इसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसे कहा जाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइट है वो क्या होती है, कभी हमारी आंखों में ज्यादा आ जाती है, कभी कम आ जाती है, और जो स्टार है उसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली क्या होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। तो हमें लगता है कि वो जो स्टार है वो ट्विंकल कर रहा है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा हो रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से। ठीक है दोस्तों, देखिए जरा ध्यान से, ये रहा आपका स्टार, इससे लाइट रे हमारे एटमॉस्फेयर में जो आ रही है तो वो बेंड हो जा रही है अपने पास से ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इस वजह से हमें स्टार की जो पोजीशन है वो दूर दिखाई दे रही है, हम कहीं कहीं अलग दिखाई दे रही है, और हमको लगता है कि वहां पर ट्विंकलिंग हो रही है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन position of a star visible from the sun is slightly different from its actual position. This apparent position of the star is not stationary but keeps on changing with a change in the physical condition on the earth atmosphere. Since the stars are very distant, they are approximately point size source of light. As the path of ray of light coming from the star goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuates and the amount of light entering in the eye flickers, and stars sometimes appear brighter and some other time fainter, and which is the twinkling effect. अब इस वजह से हमको लगता है कि वो स्टार चमक रहा है, पर वो चमक नहीं रहा है, अपनी जगह पर है। अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कभी लाइट हमारी आंखों में ज्यादा आ जाती है, कभी कम आ जाती है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, फिजिकल कंडीशन वेरी हो रही है, अलग अलग है, टेम्परेचर प्रेशर की वजह से वेरी हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, रिफ्रैक्शन अलग अलग हो रहा है, और हमको लग रहा है कि वो जो स्टार है वो ट्विंकल कर रहा है। ट्विंकल नहीं कर रहा है, वो अपनी स्टेशनरी पोजीशन पर है और सेम अमाउंट ऑफ लाइट वो एमिट कर रहा है हमेशा। Now, explain in brief the reason for each of the following: advanced sunrise and delayed sunset. अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, जो सनराइज होता है वो एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले ही हो जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने, अगर 4 बजे सनराइज का टाइम है तो आपको सन 3:58 पर ही दिखाई देने लगेगा, 2 मिनट पहले। एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले हमको सन दिखाई देने लगता है, और एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद तक हमको सन दिखाई देता है। यानी अगर शाम को 6 बजे सनसेट हो रहा है तो हम लोग 6:02 तक सन को देख सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है, तो इसका भी रीजन वही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जरा ध्यान से देखिए, ये बच्चों अर्थ है, ये अर्थ है, और ये रहे आप, ये रहे आप जिसे हम कह रहे हैं ऑब्जर्वर। अब हमारी अर्थ क्या है, गोल है, स्फीयर है, अर्थ गोल है। तो अब जहां पर आप खड़े हैं बच्चों, आप जहां पर खड़े हैं वहां से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप कहां हैं, अर्थ पर खड़े, तो आपने देखा होगा कभी आप छत पर खड़े हैं अपने, तो आपको दिख रहा है, आप दूर तक, बहुत दूर तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत दूर, कहीं बहुत दूर जाके जो जमीन है और वो आसमान है वो एक में जाके मिल गए। आप किसी फ्लैट सरफेस पर खड़े होकर देखेंगे तो कहीं बहुत दूर आपको लगेगा कि धरती और आसमान जाकर मिल रहे हैं। आप किसी समंदर के किनारे खड़े हैं तो आपको लगेगा कि कहीं बहुत दूर ये समंदर और आसमान एक दूसरे में जाकर मिल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो अर्थ है वो गोल है, वो स्फीयर है। तो आप जहां पर खड़े हैं अपनी पोजीशन से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, जहां पर भी खड़े हैं आप, जहां कहीं भी खड़े हैं आप अपनी पोजीशन से एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है, वो स्ट्रेट लाइन कहलाती है होरिजन।
यहां का है होराइजन, वो स्ट्रेट लाइन कहलाती है होराइजन, यानी उसके नीचे की चीजों को आप नहीं देख सकते हैं। और इसीलिए हमको लगता है कि इस पॉइंट पर कहीं पर जाकर आसमान धरती से टकरा रहा है, पर ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये स्फीयर है तो हम इसके नीचे की चीजों को नहीं देख पा रहे हैं, पर हम इसके ऊपर की चीजों को आसानी से देख सकते हैं। अब क्या होता है बच्चों कि जब सनराइज होने वाला है, जब सनराइज होने वाला है, सन आ रहा है, जब वो जस्ट होराइजन के नीचे होता है, यानी हम उसे एक्चुअल में नहीं देख पा रहे हैं, हम उसे नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वो होराइजन के नीचे है, हम उसको प्रॉपर्ली नहीं देख पा रहे हैं। बट ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इस सन से सनलाइट आ रही है, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है, जब वो सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है तो क्या हो गया, वो बेंड हो गई ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुई और एंटर होते से ही ये बेंड हो गई ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और बेंड होके जब यहां आई तो ये जो यहां पर ऑब्जर्वर है, अब इसको सन की जो पोजीशन है वो यहां पर दिखाई देगी। अब सन तो एक्चुअल में यहां पर है, जो सन है वो यहां पर है, सन की एक्चुअल पोजीशन यहां पर है, बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लाइट एंटर गई, बेंड हुई, और अब हमें इस सन की जो पोजीशन है वो यहां पर दिखाई देगी, यानी ये हो जाएगी सन की अपेरेंट पोजीशन। ये हो जाएगी सन की अपेरेंट पोजीशन। सन नीचे है पर दिखाई हमें ऊपर दे रहा है, और ये जो टाइम गैप होता है ये होता है 2 मिनट का, यानी एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले हमको सन दिखाई देने लगता है। अब सेम कंडीशन क्या होती है सनसेट के, यानी सन डूब गया है, सन यहां पर आ गया है, पर फिर भी हमें सन अभी ऊपर ही दिखाई दे रहा है। दिन के समय क्या होता है, सन यहां पर है, सुबह सुबह सनराइज के समय सन यहां पर है पर हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। शाम के समय भी वो होराइजन के नीचे चला गया, फिर भी वो हमें दिखाई दे रहा है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। और यही कारण है कि सनराइज के 2 मिनट पहले, सनसेट के 2 मिनट बाद तक हम सन को देख सकते हैं। तो आंसर अब जरा ध्यान से यहां पर देखिएगा, सुनिएगा। द सन इज विजिबल टू अस about 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset because of atmospheric refraction. By actual sunrise we means the actual crossing of the horizon by the sun. Actual sunrise का मतलब है ये वाला जो सन एक्चुअल वाला ये होराइजन को क्रॉस कर रहा है, पर उसके क्रॉस करने से पहले वो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, apparent position of the sun with respect to the horizon. The time difference between the actual sunset and apparent sunset is about 2 minutes, and the apparent flattering of the sun disk at sunrise and sunset is also due to the same phenomenon due to the atmospheric refraction. तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जिसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? क्या होता है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे ड्यू टू द डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्योंकि रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट रे, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे बाय द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एंड रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रे। जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जाता है तो उसमें बेंड हो जाता है ड्यू टू द डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। अब आप यहां पर देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, देखो जरा ध्यान से क्या हो रहा है। सन से लाइट रे आ रही है, अब लाइट रे जो आ रही है बच्चों वो क्या है, वो एंटर कर रही है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई, उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई, क्योंकि यहां पर हो गया यहां पर हो गया है उसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो गया है, इसलिए ये बेंड हो गई। ठीक है, तो इस बेंडिंग को ही कहा जाता है, इस बेंडिंग को ही कहा जाता है रिफ्रैक्शन। और अगर वो रिफ्रैक्शन अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है तो उसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे प्यारे बच्चा लोग, प्यारे प्यारे दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, आप इस अपने चैप्टर को सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि आप लोगों से प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे और वो मैंने सारे आपको करवा दिए। आपके जो सारे कॉन्सेप्ट्स थे उन कॉन्सेप्ट्स को वापस मैंने ब्रश अप करवा दिया है। तो बस अब अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वो सारे काम करिए जिसमें आपको मजा आए। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे बहुत जल्द
कब फिर से कुछ नया लेके आपके लिए ही। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू। और हाँ, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, अपने आप पर भरोसा रखना है। आपने साल भर बहुत मेहनत की है, बहुत सारी पढ़ाई की है, तो अपने आप पर भरोसा रखिए। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो सब कुछ लिख पाएंगे आसानी से। सब कुछ एकदम चिल रहना भाई, चिल रहने का, टेंशन नहीं लेने का। चलिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।